नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बुक रिव्यू करने वाले हैं इस किताब के बारे में, जो कि है रेडिकलाइजेशन इन इंडिया, जो कि अभिनव पांड्या जी ने लिखी है। तो अभिनव पांड्या जी कौन है, पहले हम ऑथर के बारे में समझते हैं। अभिनव पांड्या जी ने पीएचडी करी है टेररिज्म की फील्ड में। साथ ही साथ ये एडवाइज़र रहे हैं फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर के। उसके अलावा ये एक रिसर्चर हैं, काफ़ी किताबें लिखते हैं और ये अपना एक खुद का थिंक टैंक भी चलाते हैं जिसका नाम है उसानास फाउंडेशन। आप चाहें तो इनके काफ़ी पॉडकास्ट यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो आज हम इनकी इस किताब रेडिकलाइजेशन इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो कि मेनली फोकस्ड है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के ऊपर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कोई भी व्यक्ति जो कि मुसलमान नहीं है, उनके लिए इस किताब को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, मैं ये ज़रूर मानता हूँ। इन्होंने राइट फ्रॉम द बेसिक कि अगर मैं किसी हिंदू को या फिर किसी सिख को, ईसाई को पूछूं कि आप बता सकते हैं कि बरेलवी क्या होता है, देवबंदी क्या होता है, वहाबी क्या होता है, शिया क्या होता है, सुन्नी क्या होता है, वो इसका जवाब अच्छे से नहीं दे पाएंगे ज़्यादातर लोग। लेकिन अभिनव पांड्या जी ने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। उन्होंने ये सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इस्लाम में, साउथ एशियन इस्लाम में, वो सारे कवर किए हैं। उसके अलावा उन्होंने जो वहाबी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कि ज़्यादातर टेररिस्ट फॉलो करते हैं, उसके बारे में बात करी है। एक कॉमन मुसलमान का माइंडसेट क्या होता है, कैसे उसको रेडिकलाइज किया जाता है, जो उनके मदरसे, जो मस्जिद होते हैं, वहाँ पे कैसे जिहाद, गज़वाए हिंद, 72 हुरे, दारुल हर्म, दारुल इस्लाम, इस टाइप की बातें करके उनके दिमाग में ये सब चीज़ें बिठा दी जाती हैं। और इवेंचुअली दोस्तों, ये सारा रेडिकलाइज होते होते वो मैनिफेस्ट होता है, कभी स्टोन पेल्टिंग के रूप में, कभी टेररिज्म के रूप में, इस टाइप की चीज़ों में वो इवेंचुअली ये सालों का प्रोसेस मैनिफेस्ट होता है। इसके अलावा इन्होंने एक केस स्टडी दी है कश्मीर के ऊपर। इन्होंने कश्मीर पे ऑन ग्राउंड भी काम किया है। उदयपुर और केरला के ऊपर भी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की केस स्टडीज़ दी हैं। आपको पता होगा कि केरला में कैसे काफ़ी व्यक्तियों ने आईसिस ज्वाइन किया था, और कश्मीर का हम देख ही रहे हैं पिछले लगभग 40 साल से जो इंसर्जेंसी वहाँ पर चल रही है उसके बारे में, और उदयपुर में जो रेडिकलाइजेशन का फिनोमेना है। रिसेंटली कुछ साल पहले जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था, वहाँ पे कैसे जो कन्हैया लाल था उनकी मृत्यु हुई, इस टाइप की चीज़ें उन्होंने कवर की हैं और बहुत ही डिटेल्ड केस स्टडी दी है। इस इस्लामिक रेडिकलाइजेशन में सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है। जैसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स, फॉर एग्जांपल जाकिर नायक या तारिक जमील, इनकी वीडियोस जो कि मुसलमान लोग देखते हैं और इवेंचुअली वो रेडिकलाइज होते हैं बचपन से। मदरसा की कितना रोल होता है, पेट्रो डॉलर फंडिंग, यानी कि जो कतर, सऊदी, इधर से जो फंडिंग आती है इन मदरसों, मस्जिदों को चलाने के लिए, उसके बारे में बात करी है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल इस्लाम का सिस्टम है, फॉर एग्जांपल टर्की और पाकिस्तान किस टाइप से इनको एक डिप्लोमेटिक कवर देते हैं और इनका प्रोपेगेंडा करते हैं, इन मुसलमानों को रेडिकलाइज करते हैं पूरे ग्लोब में, स्पेशली इंडिया में। इसमें एनजीओज़ और ओवरग्राउंड वर्कर्स का क्या रोल होता है। काफ़ी ऐसी चैरिटीज़ होती हैं जो कि जमात इस्लामी फॉर एग्जांपल, वो दावा तो ये करते हैं कि हम चैरिटी के लिए डोनेशन ले रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो डोनेशन किसी टेररिस्ट को प्रॉप अप करने में जाता है। उनका जो खर्चा होता है वेपन्स का, ड्रग्स ट्रेड और इस टाइप की चीज़ों में, वो पैसा इवेंचुअली चला जाता है। इस बारे में उन्होंने बात करी है। साथ ही साथ जो इंडिया में मुस्लिम्स का इतिहास है कि कैसे दिल्ली सल्तनत और उससे भी पहले जब मुसलमान इंडिया में आए, कैसे उन्होंने बलात्कार किया, लूटपाट करी, और वही चीज़ जो गज़वाए हिंद की आइडियोलॉजी है, वही अब तक कैसे चली जा रही है और कितनी बड़ी समस्या का रूप धारण कर चुकी है। काफ़ी लोगों को ये भ्रम होता है, काफ़ी पॉलिसी मेकर्स को भी इनफैक्ट, कि यदि कोई मुसलमान को हम एजुकेशन दे देंगे, उसको डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, तो वो रेडिकलाइज नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। ओसामा बिन लादेन, आपको पता होगा, वो सिविल इंजीनियर थे और बहुत ही बड़े बाप के बेटे थे। कहने का मतलब उनका, वो बहुत ही अच्छी बिजनेस फैमिली से आते थे। इसी टाइप के लोग तालिबान में और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में थे।
रिसेंटली पिछले साल 2025 में जब दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो इन्वॉल्व थे इन चीज़ों में। तो इससे क्या प्रूव होता है कि एजुकेशन का रेडिकलाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है उसका। और कुछ मैंने नॉन मुस्लिम्स में ये भी देखा है, उनको ये भी एक कन्फ्यूजन होती है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अच्छी होती हैं, लेकिन जो मर्द हैं वही रेडिकलाइज होते हैं, वही जिहादी होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसा मैंने अपने आसपास भी देखा है, काफ़ी मुस्लिम लड़कियों को लव जिहाद करते हुए, यानी कि मुस्लिम लड़की जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। ऐसा लड़के नहीं, लड़कियां भी करती हैं। उसके अलावा इनको एक फैमिली सपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल यदि कोई किसी का बच्चा टेररिस्ट बनता है तो उसकी माँ प्राउड फील करती है कि भाई मेरा बेटा जिहाद करते हुए मरा है, वो इस बात में प्राउड फील करते हैं। और एक बहुत अच्छा जो वाक़या मेरे साथ हुआ था मैं बताता हूँ। मैं कश्मीर में जब छोटे बच्चों से पूछ रहा था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, जैसे हम नॉर्मली पूछते हैं, तो वहाँ पे एक 8 साल की बच्ची ने मुझे जवाब दिया कि भैया मेरे जब मैं बड़ी होंगी मेरे बेटे होंगे और मैं उनको जिहाद का मतलब बताऊंगी। ये एक 8 साल की बच्ची ने मुझे जवाब दिया। तो इससे अब पता लगता है कि मुस्लिम महिलाओं में भी कितना रेडिकलाइजेशन है। और जैसा कि मैंने बताया, ये सारा रेडिकलाइजेशन इवेंचुअली टेररिज्म का फॉर्म लेता है। कैसे हमने देखा कि कश्मीर की इंसर्जेंसी हुई, कैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया में जो रायट्स हुए वो कोई 1 साल का या फिर 2 साल का फिनोमेना नहीं था, वो काफ़ी सालों का रेडिकलाइजेशन एक बार में मैनिफेस्ट हुआ। और दोस्तों इवेंचुअली आपको ये किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये जानने मिलेगा कि उनका माइंडसेट कैसा होता है। इवेंचुअली हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपथाइज़ करते हैं। इस बुक से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी। तो ओवरऑल मैं इस बुक को ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको पढ़ने को। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। मेरी बातें सुनने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।